नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा आज आपको किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के दूसरे सत्र की ओर लेकर चल रही हूं। बच्चों, पिछले सत्र में हमने ये सारी चर्चा की थी कि किशोरावस्था में जो कई समस्याएं या चिंताएं आपको होती हैं वो क्या क्या हैं, और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो मिथ और टैबूज हैं, यानी जो मिथक और भ्रांतियां हैं, उनसे भी मैंने आपको परिचित करवाया था। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? हम ये जानने वाले हैं कि किशोरावस्था में जो ये सारी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उनका बच्चों के आज के जीवन पर और आगे आने वाले जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, किस हद तक ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। और बच्चों, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी समस्याओं की समय पर पहचान करके और कहां से आप उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आज के ही इस सत्र में हमको ये देखना है कि जो बच्चे हैं, जो किशोर वय बच्चे हैं, उनमें आत्महत्या के जो बढ़ते हुए मामले हैं और जो मादक पदार्थों का सेवन की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मादक पदार्थों के प्रति आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी गंभीर स्थितियों से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, आपको कैसे खुद को बचा के रखना है, आपको कैसे स्वयं को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है और कैसे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यही चर्चा कर रहे हैं कि मानसिक जो स्वास्थ्य जो है उसका किशोर किशोरियों में जब समस्याएं होने लगती हैं तो क्या क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहला नकारात्मक परिणाम ये है कि संपूर्ण स्वास्थ्य पर ही एक नकारात्मक प्रभाव होने लगता है। ऐसा नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य आपके अन्य जो हिस्से हैं, आपके अन्य जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य हुआ, आपका हम कहें जो विचार संबंधी जो आपकी स्वस्थता है, उन सभी को प्रभावित करता है। ये एक तरीके से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त अगर हम विशिष्ट रूप से बात करें तो एक जो बड़ा प्रभाव आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है वो ये है कि बच्चे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं। जब भी उन्हें कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या अत्यधिक घेरने लगती है तो वो और ज़्यादा इस प्रयोग को बढ़ा देते हैं। आप यहाँ इस चीज़ को समझिए कि स्वयं टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग करना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बुलावा दे सकता है। और उसके अलावा यहाँ ये भी समझना है कि बच्चा जब मानसिक रूप से अस्वस्थता की ओर बढ़ रहा होता है तो वो इस प्रयोग को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं हम यहाँ देख रहे हैं। ये आप जानते हैं कि आज आप सबके पास बिल्कुल आसानी से फ़ोन उपलब्ध है, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन आप सब आसानी से एक्सेस करते हैं, उपयोग करते हैं, और कई मायनों में वो महत्वपूर्ण भी है, ज़रूरी भी है। आपके अध्ययन से संबंधित कई चीज़ें, आपकी अलग अलग जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध है, लेकिन वहाँ हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। तो हर बच्चा इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को जाने कि क्या मेरे लिए है, क्या नहीं है, क्या मुझे देखना चाहिए, क्या मुझे सुनना चाहिए, क्या मुझे सुनना नहीं चाहिए, ये आवश्यक है। तो जो टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग हो रहा है उससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली चीज़ कि यदि हम स्क्रीन्स पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये सत्य है कि आपकी आंखों पर दबाव पड़ता है, आपको सिरदर्द रहने लगता है, आपको जो अलग अलग अच्छे काम जैसे अध्ययन करना या कोई दूसरा बड़ा काम करना, वहाँ ध्यान लगाने की जो आवश्यकता है वहाँ समस्या आने लगती है। उसके अलावा हम बात करें तो जब व्यक्ति टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संपर्क से दूरी हो जाती है, वो दूसरों से मिलना जुलना बहुत कम कर देता है। अध्ययन से, शारीरिक गतिविधियों से भी आप दूर होने लगते हैं, और ये आप में से अधिकतर की समस्या जो है आप खुद देख सकते हैं अपने आसपास। तीसरी हम बात करें तो अवास्तविक सौंदर्य मानकों के कारण किशोर किशोरियों के मध्य जो शारीरिक छवि की समस्याएं हैं वो उत्पन्न होना। कुछ और समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसे साइबर ठगी, यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और तस्करी की बढ़ी हुई भेद्यता। तो यहाँ आपको जानना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी हमें बहुत सहायता कर रही है काफ़ी कुछ करने में, लेकिन साथ ही साथ साइबर ठगी बढ़ रही है, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष
विशेष जो है वो ना होकर के आपसे कुछ और बन के बातचीत करता है, आपको इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है या प्रभावित करता है, और कई बार उस कारण धोखाधड़ी और तस्करी आदि के बहुत ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ऐसी ग्राफिक सामग्री का प्रकटीकरण जिस पर किसी की सहमति नहीं है, तो ऐसी सामग्री जो आप देखना नहीं चाहते, कई बार वो भी अचानक से आपके सामने आ जाती है, और ऐसी स्थिति में आपको सीखना है कि इन्हें फिल्टर कैसे किया जाए, अपने आप को ऐसी सामग्री से जो आप नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, उससे कैसे बचाया जाए। उसके बाद निजता उल्लंघन एवं पहचान की चोरी का बढ़ा हुआ जोखिम। हम कई बार सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान अपनी जब सही आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं, सही पहचान का, सही नाम का, या हमारी फ़ोटोज़ वगैरह का उपयोग करते हैं, तो कई बार जब हम पूरे सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, सुरक्षा मानकों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ये भी होता है कि आपकी पहचान की चोरी होने लगती है, या फिर उस आइडेंटिटी को कोई और यूज़ करके किसी दूसरे के साथ कोई फ्रॉड कर लेता है। कई बार आपकी फ़ोटोज़ का यूज़ कर लिया जाता है जो कि आप नहीं चाहते। तो हमें बहुत सावधानी से बच्चों टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। ये सारी समस्याओं से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे बचने के लिए हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर हो जाए, हमें बिल्कुल कोई भी काम टेक्निकल चीज़ हमें नहीं आनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, और इन सभी समस्याओं से आप समझदारी से स्टेप बाय स्टेप मैनर में खुद को बचा सकते हैं। अब इसके बाद हम अगली जो चर्चा करेंगे वो है आत्महत्या या आत्मघाती व्यवहार। तो जो किशोर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनका एक परिणाम ये भी है कि कई बच्चे आत्महत्या या आत्मघाती व्यवहार की तरफ मुड़ने लगते हैं। और ये यहाँ जो तथ्य लिखा है, ये जानकर आप काफ़ी चकित होंगे, सरप्राइज होंगे कि 2015 में जारी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख कार्यालय जो है, वहाँ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे में एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। और आप भी दिन प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं या जहाँ कहीं भी न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो वहाँ आपको भी ये सुनने में आता है कि हाँ, किसी का एग्ज़ाम में फेल होने के कारण, असफल होने के कारण बच्चे ने आत्महत्या कर ली। या कई बार आप सुनते हैं कि आपसी रंजिश हो गई बच्चों के ग्रुप में, या हम कहें कि उनके समूह में 2 बच्चों का झगड़ा हो गया और इसके चलते आत्महत्या कर ली एक बच्चे ने। या आप सुनते हैं कि कई बार माता पिता से कोई बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और उसके बाद बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो आपको क्या बताती हैं कि ये आत्महत्या ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अचानक से कर लेता है कि बस उसको मन में आया और उसने अपना जान लेने की सोच ली और उसने आत्महत्या या आत्मघाती व्यवहार किया। इसके पीछे की समस्या बहुत लंबी होती है। सामान्य रूप से जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नकारते रहते हैं, उनके चिन्हों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तभी जाकर के वो जो समस्या है वो इतना बड़ा रूप ले सकती हैं कि एक बच्चा स्वयं अपनी जान ले ले या स्वयं आत्मघाती व्यवहार करने लगे। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो इस मायने में आपको सिर्फ ये समझना है कि समस्या हमारे जीवन का हिस्सा है, और हम जितने जागरूक होंगे, हम जितनी ज़्यादा हम कहें कि दृढ़ता के साथ और जितनी ज़्यादा समझदारी के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करेंगे, जितने सकारात्मक होंगे, उतना अच्छे से हम अपना जीवन जी पाएंगे। हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन पाएंगे और अपने जीवन को उस तरीके से आगे ले जा पाएंगे जैसा हम वास्तव में चाहते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगली जो समस्या है वो बहुत गंभीर है और वो है मादक पदार्थों का सेवन। यह भी सत्य है कि जैसे जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मादक पदार्थों का सेवन भी किशोर व बच्चों में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पीयर प्रेशर यहाँ कैसे वर्क करता है। कभी आपको किसी का दोस्त कहता है कि एक बार
तुम करके देख सकते हो, एक बार में कोई समस्या नहीं होती है, पहली बार ले लो उसके बाद मत लेना, या जब चाहो तुम छोड़ सकते हो। या कोई कहता है कि अगर तुम ये करोगे नहीं, तुमने ये पदार्थ अगर उपयोग नहीं लिए हैं तो तुम कूल या स्टाइलिश कैसे लगोगे। ये तो कूल होने की एक सिम्टम है, या ये एक चीज़ है जिससे आप अपने आप को स्टाइलिश दिखा सकते हो। एक बार सेवन करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई कह सकता है कि नशे में तुम सारा टेंशन भूल जाओगे, ये मादक पदार्थ तुम्हें सारी चिंताओं से, सब समस्याओं से दूर कर देंगे, या तुम अपने दोस्तों में हीरो बनोगे। नहीं तो कौन तुमसे बात करेगा, तुमसे कोई भी मिलना नहीं चाहेगा, तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड करना नहीं चाहेगा। तो बच्चों, ये सब बहुत कॉमन है, हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने जीवन में इनका सामना करता है। और ये सब जो है प्रेशर का काम करती हैं। ये बातें जब आपके दोस्त आपसे कहते हैं तो ये एक दबाव आप में ज़रूर बनाती है कि हाँ, जब ये सब लोग कह रहे हैं, या ऐसा होगा कि ये मुझसे बात नहीं करेंगे, या मैं इन सब में बिल्कुल स्टाइलिश नहीं लगूंगा, या ऐसा करने से मैं हीरो लग सकता हूँ, तो मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ समझना ये है कि ये सारी बातें एक तो बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल गलत हैं। आप किसी भी समझदार व्यक्ति से जब बात करेंगे तो ये बात आप समझेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ लेने से वो अपने आप को हीरो घोषित नहीं करता, या अन्य व्यक्ति उसे हीरो नहीं समझने लगते। और ये भी सच नहीं है कि आप सिर्फ एक बार सेवन करके बस दोबारा उसका सेवन नहीं करेंगे। ये पदार्थ जो हैं ये आपको लत लगाते हैं, या आपको इनका आदी बनाते हैं, और इसीलिए इन्हें मादक पदार्थ कहा जाता है कि आप जब इन्हें एक बार ले लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होने लगती है, और फिर आप उस इच्छा को रोक नहीं पाते। इसलिए बेहतर ये है कि आप कभी इनको ले ही ना, कभी इनका सेवन करें ही ना। और ऐसी परिस्थितियों में आप स्पष्ट ना कहना सीखें, आप मना करना सीखें कि नहीं, ये मुझे नहीं लेना है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या इनसे मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान करते हैं और आपको भी इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसे दोस्त या ऐसे मित्र जो बिल्कुल आपको सिर्फ इसी बात पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप उनकी बात नहीं मानते हो, तो ऐसे मित्रों से दूर होने में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों, यहाँ हम मादक पदार्थ जो हैं उनके संबंध में कुछ मिथक और तथ्यों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पहला मिथक ये है कि मदिरा और तंबाकू का सेवन करने में व्यक्ति को आराम मिलता है, या उससे सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। एक बहुत बड़ा मिथक है जो व्याप्त है उन लोगों के मध्य जो इन पदार्थों का सेवन करते हैं। तो बच्चों, तथ्य ये है कि वास्तव में ये पदार्थ जब लंबे समय तक आप उपयोग करते हैं या आप लेते हैं तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे कि आपका यकृत हो गया, आपके फेफड़े हो गए, इन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भले ही हम मदिरा की बात करें, भले सिगरेट की बात करें, या किसी अन्य मादक पदार्थ की बात करें, ये सभी वास्तव में आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए इन पर वार्निंग भी लिखी होती है, चेतावनी भी लिखी होती है, जो कि अक्सर लोग नकार देते हैं, उस पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा मिथक ये है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अपनी इच्छा से किसी भी समय इनके सेवन को रोक सकते हैं। तो बच्चों, ये मिथक भी बहुत बड़ा है कि ठीक है, हमने एक दो बार लेना है, ठीक है, 2-4 बार लेके हम बंद कर देंगे इसको, तो ये सत्य नहीं है। जब आप इनको लेना शुरू करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो आपकी एक अंदर से आपका जो मस्तिष्क है वो इनके प्रति आदी होने लगता है, और आपके अंदर से बार बार इच्छा होती है इन्हें दोबारा ग्रहण करने की। तीसरा मिथक जो है वो ये है कि व्यसनी व्यक्तियों की किसी भी तरीके से सहायता नहीं की जा सकती। ये भी एक मिथक है कि जो व्यक्ति व्यसन करने लग गया, एक बार जिसने उपयोग करना शुरू किया, अब उसकी कोई सहायता नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारी हेल्पलाइन है, ऐसे नशा मुक्ति केंद्र है, ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो हैं राज्य सरकार द्वारा और हमारे देश की सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनसे कि जो परामर्शदाता हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो ऐसे व्यसनों से, नशों की आदतों से छूटने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो किसी भी समय पर आप, यदि आप में से कोई गलती से भी इस
पदार्थों को लेना शुरू कर चुका है या करने की सोच रहा है या करा था कभी किसी समय, तो उसको इस लत को छुड़ाने के लिए इन सहायता प्रणालियों से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगला मिथक है कि हशीश, गांजा जैसे मादक पदार्थ वनस्पति आधारित हैं और इसलिए ये हानि नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये वनस्पति से बनते हैं। तो बच्चों, ये बिल्कुल गलत है कि कोई वस्तु वनस्पति आधारित है उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकती है। कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे विष बनाया जाता है, जहर बनाया जाता है, उनसे ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे विष जो है वो बनाया जा सकता है। अब बच्चों, मादक पदार्थों का आप कैसे विरोध करें या फिर कैसे आप व्यसनी व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। जब आप ये सारी बातें जानते तो आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति है जिसे आप समझते हैं कि यदि थोड़ी सी समझाइश की जाए या उसे सहायता दी जाए तो वो इन चीज़ों से, इन नशे से मुक्ति पा सकता है, तो उसके लिए भी आपको ये सारी जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है नशा मुक्ति केंद्र। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि भारत के सभी राज्यों में नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और इन केंद्रों पर जो व्यसनग्रस्त व्यक्ति होते हैं उन व्यसनी व्यक्तियों को उपचार और शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको थेरेपीज दी जाती हैं और उन्हें नशे से मुक्ति दिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उजाला क्लिनिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको RKSK कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत कई सारी उजाला क्लिनिक्स को संचालित किया जा रहा है हमारे देश में और ये क्लिनिक्स जो हैं वो मादक पदार्थों के जो भी बढ़ते मामले हैं उनका निवारण और प्रबंधन करने के लिए ही खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त कई हेल्पलाइन भी अवेलेबल हैं कि आपको यदि इमीडिएटली सहायता चाहिए, तुरंत आपको मदद चाहिए, तो आप इन हेल्पलाइन का सहायता ले सकते हैं। तो जो भी तंबाकू सेवन करता, जो कि इनके व्यसन को छोड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको 01122901701 इस नंबर पर संपर्क करना चाहिए। ये एक हेल्पलाइन है। उसके अतिरिक्त यहाँ एक वेबसाइट है www.nhp.gov.in/quit tobacco। इस वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है और इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के बाद आपको कुछ ही समय में सहायता उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप मादक पदार्थों में लिप्त हैं, उनके व्यसन में लिप्त हैं, तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1800110031। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इन सारी हेल्पलाइंस के नंबर को। और राजस्थान राज्य के लिए जो चिकित्सा सेवा नंबर है वो आप जानते हैं 108 है। यदि किसी को इमीडिएट मेडिकल हेल्प चाहिए, तुरंत कोई हम कहें कि चिकित्सकीय सहायता चाहिए, तो उसके लिए 108 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि RKSK के साथ जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके साथ ही राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो मिलकर कार्य कर रहा है और इसका शुभारंभ जो है भारतीय शासन द्वारा ही किया गया, यानी हमारी सरकार द्वारा किया गया है। और जो तंबाकू का सेवन है उसे छोड़ने में लोगों की सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को भी कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो बच्चों, ये बात की हमने मादक पदार्थों की विशेषकर। अब हम कुछ चर्चा इस बारे में करने जा रहे हैं कि आपको जो भी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उनका आप सकारात्मक होकर कैसे समाधान कर सकते हैं, उनसे कैसे निपट सकते हैं, उनके लिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं या क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात ये है कि सबसे पहले हमें तनाव के संकेत और लक्षणों को पहचानने। दूसरी बात ये है कि विचार और भावना पर नियंत्रण करना सीखना। आपको स्वयं के विचारों को, भावनाओं को पहचानना और उनको नियंत्रण करना सीखना होगा। तीसरी बात है भावनाओं को समझना और आवेश में आकर करे बिना उनका प्रसारण करना। तो बच्चों,
स्वयं की भावनाएं समझना और किसी अन्य की भावनाएं समझना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अपनी भावनाओं को समझते हुए यदि आप आवेश में हैं तो उस आवेश को नियंत्रण में करें और उस आवेश में कोई भी कार्य ना करें और उसका प्रसारण ना करें। यदि आप आवेश में हैं, गुस्से में हैं, तो आप किसी को गुस्से में बात करते हैं, उस व्यक्ति में भी गुस्सा आने लगता है, वो भी क्रोधित होने लगता है और ऐसी स्थिति में आप कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो अपने भावनाओं को पहचानना और अपने आवेश पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रभावी समाधान खोजकर समस्याओं से रचनात्मक रूप में निपटना। जब आप ये सारी बातें जानेंगे, अपनी समस्याओं को, संकेतों को पहचानने लगेंगे, तो वास्तव में आप सही समाधान खोज पाएंगे। उन समाधानों को खोजकर उन समस्याओं से सही रूप से निपटना सीख पाएंगे। ध्यान एवं विश्राम से संबंधित तकनीकों का अभ्यास करना। कई सारी ध्यान और विश्राम से संबंधित तकनीकें हैं जो आपको समझनी ही चाहिए, जो आपको नित्य दैनिक प्रतिदिन जीवन में उपयोग करनी चाहिए। प्रभावी तनाव प्रबंधन तकनीकें भी एक सहायक कार्यनीतियां हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्राणायाम अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायक प्रणाली है। यदि आप प्रतिदिन प्राणायाम शुरू करते हैं, ध्यान लगाना शुरू करते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य में समस्या आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक मानसिक शांति रहने लगती है, आप अपने आप को और सही रूप से पहचानने लगते हैं, आप अपने संवेगों और भावनाओं को भी सही रूप से नियंत्रण कर पाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं ऐसी सहायता प्रणालियाँ जो उपलब्ध हैं या युवा मित्र सेवाएं जिन्हें हम कहते हैं कि यदि किसी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप उसे पहचान रहे हैं और आप स्वयं अपने स्तर पर या हम कहें किसी जानकार के द्वारा भी उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो कई सारी सेवाएं उपलब्ध है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सलाह परामर्श उपलब्ध है। तो ये सलाह परामर्श आप किससे ले सकते हैं? तो आप अपने अध्यापकों से सलाह परामर्श ले सकते हैं। उसके अलावा आपके नज़दीक जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर आशा दीदी या एएनएम दीदी जो हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं। वो प्रशिक्षित हैं आपको परामर्श देने के लिए, तो आप उनसे अपनी समस्या साझा कर सकते हैं और उनकी सहायता ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ किशोर मित्र स्वास्थ्य केंद्र या उजाला क्लिनिक, जिनकी हमने मादक पदार्थों के सेवन के बारे में जब चर्चा कर रहे वहाँ भी बात की, तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सिर्फ किशोरों के लिए विशिष्ट रूप से बने हैं या जो उजाला क्लिनिक हैं, वहाँ पर भी कुछ औषधियाँ, प्राथमिक उपचार या सैनिटरी नैपकिन्स, गर्भ निरोधक, इन सब के अतिरिक्त कुछ मानसिक स्वास्थ्य हेतु सहायता यानी कि काउंसलिंग, गाइडेंस आदि भी उपलब्ध कराया जाता है। आप उनकी भी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ भी कुछ हेल्पलाइन हैं, जैसे मादक पदार्थों की जो समस्याएं हैं उनसे छूटने के लिए, उस व्यसन से मुक्ति पाने के लिए कुछ हेल्पलाइंस आपने देखी थी। वैसे ही यहाँ कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो किरण हेल्पलाइन है 1800 599 0019। वैसे ही एक पीड़ित बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन कि यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ गलत कर रहा है, तो आप 1098 1098 पर अपनी शिकायत या अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। तीसरी है चिकित्सा सहायता हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 104 या 104। और फिर है विद्यार्थियों हेतु आशा हेल्पलाइन, और इसका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 0744 2333 और 666 या 0744 233 3666। तो ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे एक दूसरा नंबर भी आप देख पा रहे हैं 0744 241 4141। तो बच्चों ये सभी हेल्पलाइन आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा एक हॉटलाइन भी अवेलेबल है। तो ये हॉटलाइन सेवाएं जो हैं ये बिल्कुल टोल फ्री हैं और 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। आप इन पर अपनी समस्या बताकर और जो भी आपकी समस्या है उनके संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो आसरा हेल्पलाइन है 982046
666726 आप नोट डाउन कर लें इस नंबर को। फोर्टिस स्ट्रेस हेल्पलाइन भी उपलब्ध है जहां पर योग्य चिकित्सक जो हैं आपको परामर्श उपलब्ध कराते हैं। 8376804102। उसके अतिरिक्त स्नेह फाउंडेशन की भी हेल्पलाइन है 0442464050। और सबसे अंत में हम बात कर रहे हैं संवेदना जो कार्यक्रम है उसकी। तो संवेदना विशेषकर भावनात्मक विकास और अनिवार्य स्वीकृति के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य अति संवेदनशीलता पर संवेदनशील कार्रवाई करने हेतु ही शुरू किया गया है। और ये भी एक टोल फ्री टेली परामर्श केंद्र है और ये सोमवार से शनिवार तक कार्यरत रहता है। इसका समय सुबह 10 से 1 बजे तक है और पुनः दोपहर में 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक ये उपलब्ध है। और यहाँ जो नंबर है वो आप देख सकते हैं 1800121283 तो बच्चों इस नंबर से भी आप अपनी समस्या संबंधी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों भारत में आप किसी भी स्थान पर हैं तो ये नंबर आप जो भी इनमें से नंबर चाहें वो उपयोग ले सकते हैं और आपकी समस्या हेतु यहाँ से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मॉड्यूल समाप्त होता है। बच्चों हमने इन दोनों वीडियोस में आपके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हैं, क्या चिंताएं हैं, उनके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, क्या उनके प्रभाव हो सकते हैं और कैसे आप अपनी सहायता कर सकते हैं और किन माध्यमों से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी चर्चा की। आशा है आप सभी ने बहुत इसको अच्छे से समझा होगा और आप सभी इन बातों को समझकर इनका फ़ायदा उठाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।